दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी अजीब सी बात है, जिस बात को लेकर के दुनिया भर में डंका पीटा जा रहा था और ना जाने कितने करोड़ों खर्च किए गए थे। और जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तब से ये बात हो रही थी कि उन्होंने देश तो संभाल ही लिया है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी सबको अपना फैन बनाने की ठान ली है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ अजीब सी परिस्थितियां हैं, थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स गियर में चीजें दिख रही हैं। हालांकि जब देश की बात है तो जाहिर है कि हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसे सर्वोपरि बनाने के लिए जो नेता जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो कहाँ चूक रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाना हमारा फर्ज है। कनाडा ने जिस तरह से G7 के शिखर सम्मेलन में अभी मोदी जी को न्योता नहीं भेजा, वहीं पर दूसरी तरफ ट्रंप ने अपने ओथ सेरेमनी को लेकर के मोदी जी को न्योता नहीं भेजा था। ये चल क्या रहा है और ये क्या सिर्फ मोदी जी तक लिमिटेड है या फिर ये हमारे देश की भी आन बान पर बात आती है? क्योंकि बड़ी गंभीर बातें हैं ये। सिर्फ एक देश में हम दो खेमे में चर्चाएं करते हुए, आलोचनाएं करते हुए बात नहीं कह सकते हैं सिर्फ कि भाई मोदी जी की विदेश नीति फेल हो गई, उनका ब्रांडिंग फेल हो गया। यहाँ पर बात देश की भी है। तो कनाडा और अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध चल रहे हैं वो पहले जैसे तो नहीं लग रहे हैं। और ऐसा क्यों नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों ऐसे देश हैं जहां पर भारतीयों की अच्छी बड़ी तादाद है और उन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। हमारे साथ चर्चा के लिए इस पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हैं। सर से हम समझेंगे इस बात को और जानेंगे। सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत एक ऐसी परिस्थिति है, क्योंकि हम यहाँ बैठकर कुछ भी बात कहें, वो लोग जो कि उन देशों में बैठे हैं, ना जाने कितने सालों से वो वहां पर बैठ करके काम कर रहे हैं, वहां से उनकी करेंसी भी चल रही है, हमारे पैसे भी उधर जा रहे हैं, उधर के पैसे भी इधर। बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल खबरों पर आपका बहुत कंट्रोल, अच्छा डीप नॉलेज है। मैं चाहती हूँ इस बात को गंभीरता से लोग आज सुने, समझें, क्योंकि आपकी बातों के तथ्य और जानकारी जो है वो बहुत सटीक होती है। सर, धन्यवाद विनीता। ये बात सही है कि ग्रुप 7 यानी समूह 7 में इस बार भारत को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। और भारत को आमंत्रित नहीं किए जाने के पीछे कारण जो है वो तो जो भी है वो हम उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन ये सही है कि जब 2019 से लगातार 24 तक हमको बुलाया गया और भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति वहां दर्ज कराई। इससे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो 5 बार वो भी ग्रुप 7 में गए और लगातार उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि जो ग्रुप 7 है उसमें भारत दरअसल मेंबर नहीं है। भारत को जो बुलाया जाता था वो एक अतिथि देश के नाते बुलाया जाता था, आमंत्रित देश के नाते बुलाया जाता था। तो इसलिए वो अभी तक जाता रहा है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, क्योंकि ग्रुप 7 के जो बड़े देश हैं, मतलब कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान है, यूके है और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत की प्रिविलेज मिल रहा था भारत को सर, इसमें जी स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा था भारत को इसमें। हाँ, लेकिन केवल भारत को नहीं, कुछ और देशों को भी बुलाया जाता है हर बार मीटिंग में। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि पहले 2024 में भारत के अलावा टर्की को बुलाया गया था, ट्यूनीशिया को बुलाया गया था, संयुक्त अरब अमीरात को बुलाया गया था, अर्जेंटीना को बुलाया गया था, ब्राजील को बुलाया गया था, जॉर्डन, कीनिया, मारितानिया, अल्जीरिया, सबको बुलाया गया था। तो ये उन देशों में, उन आमंत्रित देशों में एक हम थे। तो मैं जब ये सोचता हूं कि भारत को क्यों इस बार नहीं बुलाया गया, तो हमें दो बातें अलग अलग करके देखनी पड़ेंगी। एक तो कनाडा और भारत के जो अपने संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं, उनको देखना पड़ेगा, और दूसरा हमें देखना पड़ेगा अमेरिका और भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको देखना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप 7 की जहां तक हम बात करते हैं, G7 जिसको कहते हैं, वो साफ साफ तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में आप ये मान के चलिए कि यूक्रेन का पक्ष ले रहा है और यूक्रेन को हथियार दे रहा है।
उसने $100 बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान किया है। और हम, आप जानते हैं कि हम रूस से भरपूर तेल ले रहे हैं जी। और हमारी जो अब तक की नीति है 3 साल के युद्ध की, रूस और अमेरिका की, वो हमारी थोड़ा सा रूस के प्रति सहानुभूति वाली रही है और यूक्रेन के प्रति हमारा कोई समर्थन बहुत उस तरह से नहीं रहा। और कारण यह है कि यूक्रेन का पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा है। तो इस नाते भारत और अमेरिका को, पाकिस्तान को बड़ा फंड भी दे रहा है सर। हाँ, लेकिन इसमें अभी इस बार पाकिस्तान का भी, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया है। ये सिर्फ इसलिए कि हम यूक्रेन के साथ नहीं हैं, नाटो के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए हमें संभवतया आमंत्रित नहीं किया गया है। उसकी असल वजह तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें पहले आपका नाम आपको याद होगा कि ग्रुप 8 था, ये G8 था। और है ना, 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर अटैक करके उसको अपने देश में शामिल किया, तो इन्हीं देशों ने ग्रुप 8 में से रूस को बाहर कर दिया था। तो जो रूस को बाहर इन्होंने कर दिया, तो रूस का चूंकि हम साथ दे रहे हैं, इसलिए हमको वहां बुलाए जाने का कोई कारण ही पैदा नहीं होता। तो ये बात तो ग्रुप 7 की स्पष्ट हो गई। लेकिन कनाडा और भारत और अमेरिका और भारत के बारे में जो आपने बात कही है, उसमें जरूर थोड़ा सा गिरावट आई है। हमारी विदेश नीति पर सवाल भी उठ रहे हैं। और पहले अमेरिका की अगर हम बात करें, तो देखिए, आपको याद होगा जब ट्रंप का चुनाव प्रचार चल रहा था और मोदी जी उस वक्त अमेरिका गए थे, तो ये तय हुआ था और दोनों के बीच में बात भी हुई थी ट्रंप के साथ में कि वो उनसे मिलने जाएंगे। और ट्रंप अपने घर इंतजार करते रह गए, मोदी जी उनसे मिलने नहीं गए थे। तो एक कारण तो ये है। और अनपेक्षित रूप से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए। और जब वो जीत गए तो आपको याद होगा कि उन्होंने अपने सम्मान समारोह में भी हमें आमंत्रित नहीं किया, जबकि देश आमंत्रित होता है, व्यक्ति आमंत्रित नहीं होता। तो भारत अपने उस समारोह में उन्होंने 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को एक तरह से अपमानित किया। ये थोड़ा सा मेरे लिए, जिसकी उपस्थिति को वो नकार भी नहीं सकते हैं, इतनी मजबूत है, उसके बावजूद ये बड़ा सवाल है सर। यहाँ पर कुछ सवाल ये भी है कि अमेरिका में जो वीजा प्रतिबंध हुआ, वीजा पर जो बैन लगाया गया 2025 में, अभी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया भारतीय छात्रों को लेकर के। जैसे उन्होंने वहां से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा गया था, जो इंसल्टिंग पिक्चर सामने आई थी, मतलब एक जहन दिखा रहा था कि क्या उनके जहन में भारत के लिए चल रहा है। वहीं पर कनाडा की अगर बात करते हैं तो 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और मतलब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और भारत के बीच में जो कुछ हुआ, सबने देखा किस तरह की तस्वीरें रही। उसके अलावा कनाडा ने जैसे 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया, भारत ने भी वापस भेज दिए। मतलब ये सब बहुत कड़वे पटकथा लिखी गई, मतलब कड़वा हो गया इसमें बहुत कुछ। तो जो आज हो रहा है वो सिर्फ वो रीजन है जो बात आप कह रहे हैं, या ये भी तमाम तरह की चीजें भी इसकी बैकग्राउंडिंग में से इससे इनकार नहीं किया जा सकता? एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं सर इसमें, ये आगे चलना और सही नहीं होगा ना जो दिखाई दे रहा है। आपके विनीता, आपके सवाल के में 2 सवाल हैं। एक तो कनाडा को लेकर है और दूसरा अमेरिका को लेकर के उसकी जो बात की जो नीतियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की एक किताब है आर्ट ऑफ द डील, अगर आप उस किताब को पढ़ें तो ये पाते हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि जब भी उन्हें कोई फैसला किसी देश या अपने कारोबार, मूलतः तो वो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो जब मनवाना होता है तो वो पहले उसको साम दाम दंड भेद चारों तरह से दबाव डालते हैं, घेराबंदी करते हैं, धमकाते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं और फिर किसी तरह से वो उसको बातचीत के लिए टेबल पर लाने के लिए मजबूर करते हैं। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं।
तो उन्होंने जब देखा कि जब उन्होंने एक तो मोदी को आमंत्रित नहीं किया, यानी भारत को आमंत्रित नहीं किया, उसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस जब गए मोदी जी, तो किस तरह से जो विजुअल आए हैं वो हमने देखा कि उनका उन्होंने कैसे सलूक किया। इसके बाद पहलगाम का जो मामला हुआ उसमें उन्होंने कम से कम 8 बार ये कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रुकवाया, हमने उसका खंडन किया। अब बात होती है तो होती है कोई बात, वरना बेबात तो कोई बात नहीं होती। हम और सारा देश ये जानना चाहता है कि कुछ तो बात है जिसमें अमेरिका जैसे मुल्क का राष्ट्रपति इस तरह के बार बार दावे कर रहा है और वो कहता है कि मुझे उसका श्रेय नहीं मिला। तो हाँ, ये कुछ तो चीज है जो हम सब नहीं जानते, और हम कुछ है। इसलिए भी कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई सारी बातें आम आवाम के खुलकर सामने सामने नहीं नहीं आती। आती, खुलकर कभी नहीं तो आती। सर आप ये कह रहे हैं इसके लेकिन पीछे कुछ ऐसा है जो हमारे सामने पटल पर नहीं रखा गया है, जो अंदर खड़ा एग्जैक्टली, तो लोग ये जान, लेकिन अब देखिए भारत 1960 का, 1950 का, 1970 का मुल्क नहीं है। अब 80% साक्षरता वाला, इंटरनेट पे से जुड़ा रहने वाला सबसे जवान मुल्क है। 40-45 करोड़ से ज्यादा नौजवान हमारे देश में है। तो वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक जब ये देश सोच रहा था, इस मूड में था कि इस बार पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के मसले पर आर पार होना चाहिए, तो सारा देश पूरी सेना के साथ खड़ा था, और अचानक क्या घटा कि संधि विराम या युद्ध विराम हो गया, संधि हो गई। ये बात अभी भी लोगों के दिमागों को मथ रही है। तो ये जब ऐसे में देखिए जब आप। ट्रंप ये बात, जी, हुँ। जब ये मतलब ट्रंप युद्ध ये का बात युद्ध करते हैं, दिखाया गया, लेकिन युद्ध ना होके कुछ और चीज़ें तस्वीर अचानक बिल्कुल से सामने निकल के आती है। और बड़ी बात सवाल ये है सर, अभी तक वो आतंकी नहीं पकड़े गए। बिल्कुल। तो अब वो चूंकि पहलगाम का मसला है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हम वो अलग हाँ, कहानी हाँ। है। विषयांतर तो हाँ। लेकिन हुँ। उसके बाद जब देखिए कि जब पहलगाम का मामला ये हुआ और ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की, दक्षिण अफ्रीका गए तो कहीं जहां जहां भी गए, जिन देशों में गए, उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाने का एक स्वयंभू श्रेय लिया उन्होंने। हुँ। लेकिन आप देखिए कि उसके बाद उन्होंने जो टैरिफ वार जो जिस तरह से छेड़ा है, वो तो एक अलग बहुत गंभीर मसला था कि अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से उन्होंने अपमानित करके हथकड़ी बेड़ी डाल करके भेजा था, और हम सशक्त प्रतिरोध नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमने अमेरिका का कभी प्रतिरोध नहीं किया, मजबूत प्रतिरोध नहीं किया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में अमेरिका का जबरदस्त प्रतिरोध किया है, और प्रतिरोध के बाद भी अमेरिका ने उनका सम्मान किया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो इस बार लोगों के दिमागों में पहेली बनकर घूम रही हैं कि कारण क्या है, हम क्यों उत्तर नहीं दे पा रहे हैं अमेरिका के इस तरह से आक्रामक रवैये का। तो एक तो बात ये हो गई है कि हम ट्रंप के सामने कहीं ना कहीं कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, जिस तरह से वो बयानबाजी और बौखलाहट ट्रंप दिखा रहे हैं। ट्रंप के मामले में हम जानते हैं कि ट्रंप जैसा झूठा हम और एग्रेसिव नहीं हो रहे उससे जवाब देने हाँ में। अविश्वसनीय व्यक्ति शायद ही दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्षों में हो। आपको याद होगा विनीता कि जब पिछला कार्यकाल हुआ था ट्रंप का, तो पूरे कार्यकाल में ट्रंप ने 21 झूठ प्रतिदिन, और मेरा ख्याल है कि 27 या 28 बहुत हजार चर्चा झूठ हुई, बोले थे, और जो वहां पर के अखबारों ने छापे थे कि ये खूब चर्चा ट्रंप हुई ने थी। प्रतिदिन इतने झूठ बोले हैं। हुँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है जो हमारे सामने नहीं है। अब हम आते हैं कनाडा की बात पर। कनाडा में देखिए क्या है कि जस्टिन ट्रूडो जब अपने दूसरे कार्यकाल में इतने अलोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ मोर्चा खोल लिया था। और भारत के साथ मोर्चा इसलिए खोल लिया था क्योंकि दूसरी बार जब वो जीते थे जस्टिन ट्रूडो, तो वो जो है अल्पमत में थे, और अल्पमत में थे तो उनको सपोर्ट किया था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जो हरमीत सिंह ने जो बनाई थी, जो सिखों की पार्टी थी। और जब वो चूंकि जिस बैसाखी पर टिके हुए थे, उस बैसाखी का सहारा जब ले रहे थे, तो वो पार्टी भारत विरोधी मानी जाती है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की जब बलिदान दिवस आया था, तब वहां पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, और हमने जब विरोध किया था भारत ने, तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
तो जस्टिन ट्रूडो उस तरह से दबे हुए थे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के एहसान के तले के, क्योंकि वो सरकार चला रही थी। इधर लिबरल पार्टी के भाग से छींका टूटा और ट्रंप ने ये बयान दिया कि कनाडा को हम जो है 51वां राज्य बनाना चाहते हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को हम अपना गवर्नर के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे ही ट्रंप ने ये बात कही तो जो मार्क कार्नी आए हैं लिबरल पार्टी के, सारे सर्वेक्षण पहले लिबरल पार्टी को हरा रहे थे, लेकिन मार्क कार्नी ने इस बयान का जिस तरह से दृढ़ता के साथ विरोध किया, मजबूती के साथ, कि कनाडा कभी आपका राज्य नहीं बनेगा श्रीमान, हम आपसे सारे रिश्ते समाप्त करते हैं, हम आपकी धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। देखिए कनाडा ने इस तरह की बात की, हम शायद ऐसे मामले में चूक गए और उसके बाद सर मैं है ना, इसी पे ये हम जो चूके हैं इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज में जो हमें मिलती रही अप डाउन में, ये हम इतना क्यों चूक रहे हैं कि विदेश नीति पे कई लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि एस जयशंकर जो है वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, नेता वाले जो दाव पेच है वो विदेश नीति में बहुत काम आते हैं और एस जयशंकर वो नहीं कर पा रहे। क्या ये भी कोई वजह है? ये तो मैंने, मेरे ख्याल है शायद आपके या अन्य जगहों पर बहस में कहा है कि एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाने में बहुत जोखिम है। जोखिम इसलिए है कि ब्यूरोक्रेट जो पॉलिसीज होती हैं देश की, उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं राजनेता, विद्वान राजनेता जो कूटनीतिक होते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं, वो उन नीतियों को बनाते हैं और ब्यूरोक्रेट उनको उनका पालन करते हैं। यहां मुझे लगता है कि चूंकि जयशंकर बेशक बहुत जानकार हैं, समय पर सही उत्तर देते हैं, लेकिन वो जो उनकी शैली है वो एक ब्यूरोक्रेट की ही है, एक डिप्लोमेट की शैली अभी उन्होंने नहीं स्वीकार की है। तो नीतियों में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी, ये मैं बॉडी आपको, लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है ना सर हाँ इस क्यों नहीं, मौके भारत विदेश की मंत्री की छवि बॉडी जो है, लैंग्वेज ब्यूरोक्रेट की तो नहीं होनी चाहिए। भारत की छवि पर, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर इसका फर्क पड़ता है। तो क्योंकि डोनाल्ड को, ट्रंप को हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं तो कल फिर आएंगे, बातचीत की टेबल पर आएंगे, भारत के साथ मधुर संबंध बनाएंगे। कनाडा में तो मार्क कार्नी जब आ गए तो मार्क कार्नी ने तो अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि मैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता हूं। और अगर आपको याद हो कि जब वो जीते ही थे तो कनाडा के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर पूजा करने गए थे। तो मार्क कार्नी जो है जस्टिन ट्रूडो की तुलना में उलट हैं और वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी ये थी कि वो, उनकी सरकार बैसाखी पर टिकी हुई थी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की, लेकिन मार्क कार्नी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए उन्हें अब किसी बात का डर नहीं है। तो भारत के साथ वो व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं। अमेरिका भी कुछ दिनों बाद पटरी पर आएगा, लेकिन हाँ, हमारी जो दूरंदेशी है, हमारी जो विदेश नीति है, इस पर तमाम तरह के सवाल हैं, जिस पर मुझे लगता है कि भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, पहलगाम के मसले की सच्चाई देनी चाहिए, अमेरिका के दावों का उत्तर देना चाहिए, ये सब उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। जी सर, चर्चा का आखिरी जो शब्द है आपने एक नई चर्चा के साथ छेड़ दिए, जिस पर हम आपके साथ कल जरूर इस पर बात करेंगे। और विशेष सत्र बुलाने को लेकर कि जो खबरें अभी तक आ रही हैं, जो तस्वीर सामने आ रही है, वो नहीं तैयार है सरकार इसको लेकर। जो जुलाई में सत्र होगा उसी में वो चर्चा के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी, जस्टिस वर्मा पर भी ये बात सामने भी आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर देश के लिए इतने गंभीर मुद्दे हैं सामने, जो जैसा आपने कहा विशेष सत्र जो की अपोजिशन भी ये बात कह रहा है, और ऐसे गंभीर मुद्दों पर जो अब देश में हमने वॉर की पूरी तैयारी की, अभी तक आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो ये चर्चा पटल पर होनी चाहिए और जनता के सामने क्लैरिटी आनी चाहिए, स्पेशली तब जब देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी सभा में अपनी बात कह रहे हैं और कहीं कोई खास क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। खैर, बहुत गंभीर मुद्दे हैं और हमारे देश की जो विदेश में साख है, वो जिसका डंका पीटा गया था, मैं वापस उसी बात के साथ इस चर्चा को पूरा करूंगी कि वो इस वक्त बड़े सवालों में है। इसलिए नहीं कि हम एक आलोचना करना चाहते हैं, इसलिए कि हमें सच देखना चाहिए इतने सेंसिटिव मैटर पर, क्योंकि गिलास में अगर आधा
पानी भरा हुआ है तो हमें उसी को देखना है कि पूरा क्यों नहीं भरा है, वो बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड शेयरिंग सच एन इंपॉर्टेंट इनपुट विद अस। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।